हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनेद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। एंड आज से हमने स्टार्ट कर दिया है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने ना एक बात कही। ठीक है, उन्होंने क्या कहा सबसे पहले वो जानते हैं। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या कहा? माइकल फैराडे ने कहा कि हम सब्सटेंस को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये सब्सटेंस क्या है, कौन से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सो ही सेड दैट substance can be divided into two parts। ठीक है, सब्सटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सब्सटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? कोई सब्सटेंस है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? जो सब्सटेंस है या तो वो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सब्सटेंस को हमने इस दो पार्ट में डिवाइड किया। अब हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो अपने कैटायन आयन में ब्रेक नहीं हो सकते और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट। इलेक्ट्रोलाइट्स are the substance that dissociate into its aqueous form। ये अपने एक्वस फॉर्म में जाते ही क्या हो जाता है, इनका डिसोसिएशन हो जाता है, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, इन इट्स एक्वस फॉर्म या फिर इन इट्स मोल्टन फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपने कटायन और अनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन इट एक्वस फॉर्म, ठीक है, into its cation and anion। तो ये अपने कटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएशन शो करते हैं, अपने कटायन आयन में ब्रेक हो जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है, KCl है। जैसे इनको पानी में डालेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेंगे। HCl है, CH3COOH है, एटसेट्रा। वहीं जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो डू नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये डिसोसिएशन नहीं करते कैटायन और एनायन में, हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट into its cation and anion, hence do not conduct electricity। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर, ग्लूकोज, यूरिया,
एटसेट्रा। ठीक है, शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। तो अब हम इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, बेसिकली चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, राइट। तो अब हमने ये देखा कि चलो इलेक्ट्रोलाइट को क्या हम और उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फिर ये पता चला कि हाँ भाई इलेक्ट्रोलाइट को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोलाइट को और क्लासिफाई करेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरीके से 100% डिसोसिएशन शो करते हैं, 100% अपने कैटायन और अनायन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि NaCl लिया हमने, NaCl को जैसे ही पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 100% डिसोसिएशन हमको देखने के लिए मिलेगा, ये पूरी तरीके से अपने कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली, इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, जिसका डिसोसिएशन कैसा हो, जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए। ऑलरेडी हम इसका एग्जाम्पल देखो क्या देखेंगे, NaCl हो गया, HCl है, ठीक है, H2SO4 है, HNO3 है, इन सब का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, इलेक्ट्रोलाइट that do not dissociate completely। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ओनली 5 to 10% ही इनका डिसोसिएशन होगा। एग्जाम्पल CH3COOH, ये डिसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है, ये डिसोसिएशन शो करेंगे बट ओनली 5%, ओनली 5%, और यहाँ पे क्या है, 100% यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पे 5% डिसोसिएशन, यानी कि CH3COOH 5% टूट के ये बनेगा, फिर वापस से इनका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। बट इन दिस केस इक्विलिब्रियम आने का कोई चांस ही नहीं है, पूरी तरीके से रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है कैटायन आयन में, फिर वापस से वो रिवर्स नहीं होता। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब देखो पूरा इतना डिस्कशन करने के बाद बेसिकली जो हमें जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज दिस। यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम अभी तक हमने देखा कि किसी में भी इक्विलिब्रियम नहीं आया एक्सेप्ट दिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ही नहीं होता था, प्रोडक्ट में बनता ही नहीं था अपने कैटायन आयन में, उसको हमने वहां पे छोड़ दिया। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट को बाय अदर उसको फिर से क्लासिफाई किया इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा कि पूरी तरीके से डिसोसिएशन है, नो इक्विलिब्रियम। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें यहाँ पे दिखा कि इक्विलिब्रियम आ रहा है। किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है। सो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम डेवलप बिटवीन दी इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स एक्वस फॉर्म। ठीक है, किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयंस ऑफ एक्वस फॉर्म। ठीक है, सो आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप आयोनिक इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में डेवलप होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस ऑफ
electrolyte and ions in aqueous form, and its ions in aqueous form. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस इन एक्वस फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक, अब देखो डिसोसिएशन की हमने बात की थी, तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में अगर कहें तो जितने भी एसिड है, जितने भी बेस है, जितने भी सॉल्ट्स है, वो बेसिकली डिसोसिएशन शो करते हैं. ठीक है, एसिड बेस जनरली पानी में जाने के बाद कटायन और अनायन में डिसोसिएट होते हैं. मतलब या तो वो 100% होंगे या तो वो 50% तो नहीं, खैर 5 to 10% डिसोसिएट होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं. तो उसके लिए हमको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. सबसे पहले इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है. सो ऑलरेडी आप 10th में पढ़कर आ चुके हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में. तो एसिड्स होता क्या है? यस, जो हम बहुत पहले पढ़ते थे कि एसिड्स जो हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं. बेसिकली एसिड्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सार. ठीक है, एसिड इज अ लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है? सार. ठीक है, सब्सटेंस विच हैव सार टेस्ट इज एसिडिक इन नेचर. विच हैव सार टेस्ट, तो वो नेचर में कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर. ये चीज हमने पहले पढ़ी थी. दूसरी चीज क्या होती है? जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उसमें पीएच पेपर डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस. लिटमस पेपर डालेंगे तो, ठीक है. सो एसिड कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस. रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस. ये उल्टा लिख दिया ना, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस होता है. कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस. ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है. कौन कन्वर्ट कर देता है? एसिड कन्वर्ट कर देता है. बेसिकली हमारे स्टमक में भी एक एसिड प्रेजेंट होता है. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, पहले पॉज करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे और फिर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, जिसका pH इज अराउंड 1, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड HCl and its pH is around 1 means वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर वही एसिड हमारे स्टमक से निकाल के हमारे हाथों पे डाल दिया जाए तो हमारा हाथ, जो पूरी स्किन है, पूरी की पूरी स्किन गल जाएगी. ठीक है, इतना ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड ये कितना प्रेजेंट होता है? लगभग 1.2 से लेकर 1.5 लीटर तक प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्वांटिटी कितनी है इसकी? 1.2 टू 1.5 लीटर हमारे स्टमक में ये प्रेजेंट होता है. खाने को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. जो हम बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, बाहर का कुछ भी खाना खा के उसको हमने बैक्टीरिया निगल लिया, तो वो हेल्प करता है उन बैक्टीरियाज को किल करने में भी. ठीक है, एंड बेसिकली इट हेल्प्स इन डाइजेशन. इट हेल्प्स इन डाइजेशन. ठीक है, किस में हेल्प करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है. अब अलग अलग सब्सटेंस में ना अलग अलग एसिड प्रेजेंट होता है. जैसे कि लेमन की बात करें तो लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. एप्पल की बात करें तो एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है.
ठीक है। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में प्रेजेंट होता है एस्पार्टिक एसिड। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी हमने देखा कि हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम अगर उसको निकाल के अपने हाथों पे डाल लें तो हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो क्या इन एसिड को खाने के बाद हमें कुछ नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हमें कुछ नहीं होगा, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड, जिसकी वजह से हमको कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एसिड भी दो टाइप से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एसिड भी यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड ये होते हैं वीक एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करते। अगेन 5 to 10% का ही डिसोसिएशन होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड है। इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और इसका एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे कितना होगा? 100% डिसोसिएशन, और यहाँ पे 5 to 10% डिसोसिएशन। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। ठीक है, तो ये बात हमने की किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस के बारे में हम क्या जानते हैं। क्या जानते हैं बेस के बारे में? बेस, तो बेस बेसिकली बिटर होता है टेस्ट में, सोपी होता है टच में। ठीक है, उसको अगर हम टच करते तो सोपी फील आता है। सो बेस इज bitter in taste and soapy in touch। ठीक है, जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और उनको टच करेंगे तो कैसे होंगे? वो सोपी होंगे। ठीक, और क्या देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसके बारे में बात करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे सोप डिटर्जेंट, वो बेस होते हैं, और बेकिंग सोडा, यस बेकिंग सोडा जो है वो भी क्या है? बेस है। समझ में आ गया? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट, ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर। लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ठीक है, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एसिड का जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, एसिड का जस्ट कैसा है? ये ऑपोजिट है। चलिए, तो बेस के बारे में इतनी जानकारी ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्ट्स। चलो, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज बेसिकली अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं देन इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस और नो? सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, when acid reacts with a base, when acid react with a base, it will form salt and water. That is also a neutralization reaction. That is also a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक, समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पे होता क्या है? सॉल्ट, एक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, जनरली NaCl के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, राइट? सॉल्ट के पास कटायन भी होता है एंड अनायन भी होता है। तो सॉल्ट में क्या होता है? कटायन एंड अनायन आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है,
विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सॉल्ट के बीच में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सॉल्ट कंटेन cation and anion, सॉल्ट कंटेन क्या क्या कंटेन करता है? cation एंड anion held together, salt contain cation and anion held together in a very strong force of attraction, in a very strong force of attraction, that is electrostatic force of attraction. Force of attraction, that is electrostatic force of attraction. ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जनरली इट इज कॉल्ड आयोनिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो सॉल्ट जो होते हैं ना, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें एक मोल के बारे में जब हम बात करें ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक मोल के बारे में बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिख दे पहले, सॉल्ट फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, सॉल्ट फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। NaCl के अगर हम क्रिस्टल के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमको कैसा देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, इस तरीके से हमको क्यूब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहां पे सारे कॉर्नर पे क्लोरीन प्रेजेंट होगा, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से हर जगह। अब देखो, ये एक क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब, साइड में क्यूब, इधर क्यूब, नीचे क्यूब, इसके पीछे क्यूब, तो पूरा एक ना ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे अगर हमें सिंगल मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना पड़ा ना, दैट इज सो डिफिकल्ट, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस वजह से कहा कि इसका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम सोडियम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम, सोडियम, यहां सोडियम है, Na, Na, तो इस तरीके से ये NaCl का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एक क्रिस्टल लैटिस हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। दिस इज लैटाइस फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? लैटाइस फॉर्मेशन। दिस इज लैटाइस फॉर्मेशन। सो इन दिस लैटाइस फॉर्मेशन, ठीक है, इन दिस लैटाइस वी कैन नॉट फाइंड सिंगल मॉलिक्यूल। इन दिस लैटाइस we cannot find single molecule। हमें यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपको NaCl का एक मॉलिक्यूल लेना है, तो कौन सा NaCl का मॉलिक्यूल लोगे? इस Na के साथ ये वाला Cl, या इस Na के साथ ये वाला Cl, या फिर इस Na के साथ ये वाला Cl? क्योंकि एक Na को देखो चारों तरफ से, इनफैक्ट 4 ने 6 तरफ से घेर लिया जाता है, ऐसे एक Cl को 6 तरफ से घेर लिया जाता है। क्योंकि देखो सेंटर पे है, एक ऊपर एक नीचे, इधर उधर आगे पीछे, तो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो 3D में आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे क्या होगा, एक Cl को 6 कितने 6 सोडियम आके उसको पकड़ के रखेंगे, एक सोडियम को 6 क्लोरीन आके पकड़ के रखेंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है?
अब जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, अब सोचो, अभी हमने देखा कि इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि नमक को पानी में डालते ही वो पूरी तरीके से अपने कटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो भी इतनी जल्दी। जैसे हमने डाला, स्टिर किया, गायब नमक, यानी कि अपने कटायन एनायन में डिसॉल्व हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो ऐसी कौन सी पावर है, ठीक है, सॉल्वेंट में, जो NaCl डालते ही या फिर कोई सॉल्ट डालते ही तुरंत कटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जा रहे हैं, इवन दो उनके बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हम डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, बेसिकली यहाँ पे हमने NaCl लिया है, तो किसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे? NaCl के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो NaCl को हम डाल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। पानी इज बीइंग और वाटर इज बीइंग अ वेरी गुड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाटर इज बीइंग अ वेरी गुड सॉल्वेंट। वाटर जो है ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, दैट इज अराउंड 80, ठीक है। सो वाटर इज बीइंग वेरी गुड सॉल्वेंट, ठीक है, विल ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विल ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है? तोड़ देता है, किसमें? बिटवीन इट्स कटायन एंड अनायन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा और इसके कटायन अनायन में ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे ऑफ अ सॉल्ट एंड मेक इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन एंड मेक इट डिसोसिएट into its ion। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ले लो, वाटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई मीन NaCl का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। NaCl अभी एक क्रिस्टल लैटिस था जो भी बना के दिखाई, इतना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने डाला पानी में, पानी में जाते ही ये बन गया Na और ये बन गया Cl। पानी ने क्या किया? इसके बीच का जो बॉन्ड था वो तोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी के बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता कितनी है। मान लो कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतने गुना जल्दी क्या करेगा? किसी के बॉन्ड को तोड़ देगा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाई उतनी जल्दी वो क्या कर देगा? उसको वीक कर देगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो NaCl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वाटर ने क्या किया? उसको 80 टाइम कमजोर कर दिया, ठीक है। सो मींस द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? मींस, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मींस द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू means the capacity of a water to overcome the electrostatic force of attraction present in the salt। electrostatic force of attraction present in salt। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा
उतना उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताया था? सो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, अराउंड 80। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of water is 80, that is high, ठीक है, दैट इज हाई। सो इट रिड्यूस, उतने टाइम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। सो इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ सॉल्ट और इन अ इलेक्ट्रोलाइट, इन अ सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट बाय 80 टाइम्स, ठीक है, इन अ सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट बाय 80 टाइम्स। कितने टाइम्स कर देते हैं? 80 टाइम्स कर देते हैं। एंड हेंस वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा हाई है, वो सबको उतने टाइम्स कमजोर करके उसका बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। एंड हेंस वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। एंड हेंस वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, किस तरीके से वाटर इन सबको डिसॉल्व करती है, ठीक है। सॉल्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बचता है एसिड और बेस। कैसे किसी सब्सटेंस को देख के हम बताएंगे कि ये चीज एसिड है, ये चीज बेस है? कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमको बताया कि अगर ये सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या फिर जो भी होगा उसको एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आर्हेनियस का, हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, बट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो एसिड और बेस के बारे में और जानकारी लेंगे, बट आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। और आई होप कि जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।